नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग टेक्टोनिक तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टेक्टोनिक ही मेन कॉन्सेप्ट है आप लोगों का और उसी से बहुत सी चीजें निर्धारित होती हैं। जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, पृथ्वी में जो भी पर्वत निर्माण हुए हैं, जो भी ट्रेंचेस हैं, जो भी गर्त का निर्माण हुआ है, ठीक, ये सारी की सारी चीजों का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से ही होता है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक जब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहां पर कई चीजें निकल के आती हैं। जैसे आप लोगों ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत पढ़ा, ठीक, संवहनीय धारा सिद्धांत पढ़ा, ठीक, जिसपे हम लोगों ने चर्चा की थी। संवहनीय धारा सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, इन सब सिद्धांतों को आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो जो टेक्टोनिक सिद्धांत आया वो इन सब को मिलाकर, या भू चुंबकत्व सिद्धांत हो, तो ये सारे सिद्धांत को मिलाकर टेक्टोनिक सिद्धांत को बनाया गया है। कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत या कोई भी बात एक बार में सही नहीं होती है। कोई भी सिद्धांत अगर हम लोग बात करें तो सिद्धांत कभी भी एक बार में नहीं बनता। तो उसकी पुरानी जो बैकग्राउंड की बात है उसमें हम लोग यदि देखें तो आप लोगों ने ठीक, हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा, सिद्धांत। एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाने वाली हैं, इसलिए मैं इन टॉपिक को करा रहा हूं। अभी मैं उन्हीं टॉपिक को कराऊंगा जो अब प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछा जाएगा, और मेंस का भी ये टॉपिक है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादातर आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। मैंने आप लोगों को संवहनीय धारा सिद्धांत बताया, बहुत ज्यादा नहीं बताया क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है डेप्थ में। जब आप लोग मेंस में जाएंगे तब इसकी डेप्थ में आते हैं। संवहनीय धारा सिद्धांत बताया, इसी के साथ हम लोगों ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत देखा, प्रसरण सिद्धांत देखा, ठीक। इसी के साथ साथ महासागरीय मानचित्र सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस किया था, मानचित्र सिद्धांत है। और उसके बाद हम लोगों का आता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। टॉनिक सिद्धांत, इसका मतलब है इन सारे सिद्धांतों को मिलाकर, इसमें भू चुंबकत्व तो सिद्धांत भी है, तो यहां पर ये सारे सिद्धांतों को मिलाकर क्या हुआ, हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की चर्चा की कि इनमें से सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए निरंतर देते हुए चले आए हैं। तो यहां पर हम लोगों को ये चीज समझनी है, ठीक। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। अब इसकी कुछ मूल बातें हैं जो मूल बातों पर हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। देखो, महाद्वीपीय विस्थापन के माध्यम से भूकंपीय एवं ज्वालामुखी के समग्र तस्वीरों की या उससे रिलेटेड पॉइंट की बात करें तो वहां पर भी आप लोगों को भूकंप एवं ज्वालामुखी की चर्चा की गई थी, ठीक। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न जो बनता है, कई बार आप लोगों से प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जाता है कि प्लेट की सबसे पहले चर्चा किसने की थी। तो प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग टूजे विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। तो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1965 ईस्वी में टूजे विल्सन ने किया था।
किसने किया था प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग? तो यहां पर इन्होंने सबसे पहले टूजे विल्सन, ठीक, टूजो विल्सन ने किया था। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, तो प्लेट टेक्टोनिक शब्द की परिकल्पना की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक शब्द की परिकल्पना आई है वो 65 में प्लेट शब्द का उपयोग हुआ है और 67 में, कितना, 1967 में डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वप्रथम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? यहां पर अगर हम लोग देखें तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। कई बार आप लोगों को मॉर्गन ही मिलता है, मॉर्गन ने प्रतिपादित किया, था। अब आप लोग पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद मॉर्गन की बात करें तो इसके बाद भी अगर आप लोग देखेंगे तो मैकेंजी आए थे, पार्कल आए थे, मॉर्गन आए थे। तो यहां पर जब आगे बात करते हैं तो मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, इन सब ने मिलकर अगर हम बात करें तो प्रतिपादन टेक्टोनिक सिद्धांत का 1967 में हो गया था। लेकिन इन सब ने, अगर हम लोग बात करें तो इन सब ने स्वतंत्र रूप से इसमें विचार दिए। अब इनके विचारों को क्या किया गया, इन सब ने जब मिलकर दिया तो उसको कहा गया न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक नाम से जाना गया। इन सब ने जो मिलकर विचार डाला उसे कहा गया न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक। तो याद रखिएगा, इन पॉइंटों को थोड़ा सा आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हैं कि हाँ भाई, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को 1967 में किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। मैकेंजी, पार्कल और मॉर्गन ने मिलकर न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे इसी से मॉडिफाई हुआ था, इसी परिकल्पना से रिलेटेड है। अब प्लेट टेक्टोनिक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें मूल रूप से 3 बातों की चर्चा होती है। ठीक, सिद्धांत, इनमें मूल रूप से 3 बातों की चर्चा होती है। पहली बात यदि यहां पर देखें तो यहां पर कहा गया सक्रिय मध्य महासागरीय कटक। पॉइंट बना लीजिएगा, फिर इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सक्रिय मध्य महासागरीय कटक पर सागर नीतल का प्रसरण एवं पर सागर प्रसरण, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, सक्रिय मध्य महासागरीय कटक पर सागर नीतल का प्रसरण निरंतर, अगर देखें हम लोग तो निरंतर क्या हो रहा है, प्रसरण, एवं यहां पर नवीन जो क्रस्ट बन रही है महासागरीय क्षेत्रों में उसकी चर्चा की जा रही है। तो पॉइंट बनाइएगा कि प्रसरण एवं
नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। पहला पॉइंट क्या हो रहा है? सक्रिय मध्य महासागरीय घटक पर सागर नितल का प्रसरण एवं नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, अभी पॉइंट, दूसरा पॉइंट नोट करो, फिर हम लोग इन तीनों पॉइंट पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोगों ने किया था, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में क्या होगा? जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये हम लोगों ने बात की थी कि प्लेट अभिसरण में भारी घनत्व वाली प्लेट, भारी घनत्व वाली प्लेट कहां हो जाएगी? कम घनत्व वाली प्लेट की नीचे क्षेपित हो जाएगी। प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी या क्षेपित होगी। ठीक, अब ये पॉइंट तो समझ में आया कि जो भारी प्लेट थी वो क्या हो जाएगी? नीचे जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर आएगी। और जब हल्की और भारी प्लेट नीचे और ऊपर की तरफ अग्रसर होंगी तो यहां पर एक पॉइंट आप लोगों को समझना होगा कि जब ये प्लेटें आपस में नीचे और ऊपर की तरफ अग्रसर हो रही हैं तो कॉमन सा फैक्टर क्या बन जाएगा? अगर आप लोग ध्यान दें यहां पर, तो यहां पर क्या स्थिति निर्मित होने वाली है? अगर आप लोग देखें तो कॉमन सी बात है कि जब ये नीचे जाएगी, ऐसे समझो कि एक प्लेट नीचे जा रही है और एक प्लेट ऊपर आ रही है, तो जब इस तरह की स्थिति निर्मित होगी तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ नई आकृति का निर्माण होगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ तो आकृति बनेगी ना। अब देखो ये कैसे हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर हम लोग अगर देखें, ये देखो, तो यहां पर क्या निर्मित हो रहा है? ये ओशियन प्लेट या महासागरीय प्लेट की जब हम लोग कह रहे हैं महासागरीय प्लेट, ठीक, और ये क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है, मतलब महाद्वीपीय प्लेट है, द्वीपीय प्लेट है। इसी की बात हम लोग यहां पर कर रहे थे कि भारी और हल्की प्लेट, महासागरीय प्लेट हमारी कैसी हो जाएगी? भारी है, भारी है। क्यों? क्योंकि ये सीमा से निर्मित है, ठीक है बाबू। और ये प्लेट हल्की होगी, हल्की है क्योंकि ये सियाल से निर्मित है। कॉमन सा फैक्टर चल रहा। अब देखो भारी प्लेट कहां हो रही? सब्ट्रैक्ट हो रही है अंदर की तरफ। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो भारी प्लेट कहां हो रही? अंदर की तरफ जा रही है। तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जा रही है। अब जब ये स्थिति बनेगी तो यहां पर क्या बन रहा है? ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। तो इसके
इसके फलस्वरूप क्या बन रहा, गर्त का निर्माण हो रहा है। कॉमन सी बात है, यही हम लोग यहां पर चर्चा भी कर रहे थे। जिस प्लेट की यहां पर हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जब ये क्षेपण होगा, क्षेपण के क्षरण होगा, क्या हो जाएगा, गर्त का निर्माण होगा। कॉमन सी बात है। यहां पर क्या बन रहा है, देख रहे हो, जब दोनों प्लेटें आपस में नीचे जा रही हैं तो यहां गर्त का निर्माण हो रहा। अब गर्त का निर्माण हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर इस प्लेट का क्या हो जाएगा, ये प्लेट जो नीचे जा रही है, मतलब ये कहां पर जा रही है, ये समझो ये मेंटल की तरफ जा रही है, मेंटल की तरफ। और मेंटल मतलब अगर हम लोग बात करें तो मेंटल का मतलब होता है 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जब ये नीचे की ओर जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब प्लेट का क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। जब ये मेंटल की तरफ जाएगी, अर्थात कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा बेनी ऑफ जोन्स। क्या एक वर्ड आता है बेनी ऑफ जोन्स, बेनी ऑफ जोन। जब कोई प्लेट बेनी ऑफ जोन को क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब है वो मेंटल के उस क्षेत्र में प्रवेश कर गई है जहां पर उसका क्षरण निश्चित हो जाएगा। तो जब 1900 टेम्परेचर पर आपकी ये प्लेट जा रही है, ओशियन प्लेट, तो इसका मतलब है कि अब महासागरीय प्लेट का, महासागरीय प्लेट का क्षरण होगा। कॉमन सी बात है, महासागरीय प्लेट का क्या हो जाएगा, क्षरण होगा। अब जब महासागरीय प्लेट का क्षरण होगा, इसका मतलब है कि इस जो मैग्मा वाला क्षेत्र है, इसमें मैग्मा का विस्तार होगा। इसमें क्या हो जाएगा, मैग्मा का विस्तार होगा। अब जब मैग्मा का विस्तार होगा तो बाबू एक चीज तो समझना है कि जब भी हम लोगों के पेट में भी कोई चीज ज्यादा आ जाती है तो हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इसका मतलब है मैग्मा कहीं से निकलेगा भी। मैग्मा का कहीं निष्कासन ही होगा। कॉमन सी बात है, ये तो एक कहते हैं इस तरह की सिचुएशन होने से क्या हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन होने से नॉर्मल सी बात है कि कहीं पर भी खाना अगर हम 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा लें तो इसका मतलब है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आएगी। अब देखो अब एक चीज सोचो कि यहां पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रही है आपकी बेनी ऑफ जोन। क्या वर्ड मैंने बोला था, बेनी ऑफ जोन्स। ठीक, बेनी ऑफ जोन्स जैसे ही ये कोई भी प्लेट क्रॉस करती है तो इसका मतलब है उसमें क्या हो जाएगा, उसका विनाश होगा। क्या होगा, उस प्लेट का विनाश होगा। तो इस पॉइंट से तो ये भी हम ये कह सकते हैं, अगर समुद्रीय प्लेट का विनाश हो रहा है तो इसका मतलब है कि समुद्री क्षेत्र क्या हो जाना चाहिए था, कम हो जाता। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें तो इसका मतलब तो है समुद्री क्षेत्र क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो क्या है, ज्वालामुखी की क्रिया पृथ्वी पर होती है। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी पर अगर हम लोग ये बात करें
कि ज्वालामुखी क्रिया होती है, ठीक। नॉर्मल से पॉइंट की बात करें यहां पर अगर देखें तो ये वोल्केनो है, यहां पर ये वोल्केनो की सिचुएशन बनी हुई है और यहां पर ये वोल्केनो की सिचुएशन बनी हुई है। क्या है? ज्वालामुखी स्थिति निर्मित हो रही है। क्या हो रही है? ज्वालामुखी स्थिति का निर्माण हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये प्लेट कहां जा रही है? लिथोस्फीयर के नीचे की तरफ जा रही है। ये लिथोस्फीयर के नीचे जाएगी तो नॉर्मल सी बात है यहां पर प्लेट का क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जब आप लोग चर्चा करेंगे तो यहां पर प्लेट का विनाश हो रहा है। प्लेट का विनाश हो रहा है और यहां पर ट्रेंच इन द सेंस गर्त का निर्माण हो रहा है, का निर्माण। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र दो प्लेटों के मिलने का स्थान है। क्या है? दो प्लेटें यहां पर आपस में टकराई हैं, टकराने के बाद एक प्लेट अंदर गई है, एक प्लेट ऊपर आई है। तो इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर दिखाई देती है। मतलब यहां दो प्लेटों का क्या है? ज्वाइंट है। क्या है? जोड़ है। ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट। अभी हम लोगों ने यहीं पर डिस्कशन किया था आप लोगों से कि जब इस तरह की सिचुएशन बन रही है, मैग्मा का विस्तार हो रहा है और महासागरीय प्लेट का क्षरण हो रहा है, तो इसका मतलब है कि महासागरीय क्षेत्र की जो भूमि है वो क्या होना चाहिए? महासागरों को संकुचित हो जाना चाहिए। इस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? विनाश हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है महासागरीय क्षेत्र कम होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं जहां विनाश हो रहा। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, वहां पर क्या है? वोल्केनो की प्रक्रिया हो रही है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही है। तो इसका मतलब है कि नवीन क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नवीन क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय क्षेत्र, इससे नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए ना। यहां पर ये महाद्वीप है आप लोगों का, जहां पर ये आ रही है। अगर हम ये बात करें कि ये देखो महाद्वीप में आपके ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नवीन क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जहां पर आपस में टकराई हैं वहां पर क्या हो रहा कि आपकी महासागरीय प्लेट नष्ट हो रही है, लेकिन महाद्वीपीय प्लेट क्या हो रहा? नवीन निर्माण हो रहा है, नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए कि महासागर को कम होना चाहिए और महासागरीय क्षेत्र को का विस्तार हो जाना चाहिए। यही होना चाहिए ना। परंतु होता क्या है कि महासागरीय क्षेत्र और महाद्वीपीय क्षेत्र दोनों क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। क्या रहते हैं? नियत रहते हैं।
न नई महाद्वीपीय क्षेत्र का निर्माण होता है, न महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार होता है और ना ही महासागरीय क्षेत्र का विस्तार होता है। इसका मतलब ये है कि हर जगह की सिचुएशन जो है वो कैसी है, विनाश और रचना। एक तरफ विनाश होता है तो दूसरी तरफ नवीन रचना की उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, एक तरफ रचना हो रही है, एक तरफ विनाश हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग ये कहें, इसको कॉमन से एग्जांपल से अगर आप लोग समझना चाहें कि एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ लोग क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। मरना मतलब विनाश और पैदा होने मतलब नवीन रचना, नवीन स्थलाकृति, नवीन भूमि, नवीन क्रस्ट का निर्माण होता चला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें, ये सागरीय क्षेत्र में हो रहा है, ये सागरीय क्षेत्र में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नवीन स्थलाकृति बन रही है। और यहीं पर देखें तो सागर की क्या हो रही है, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, नवीन क्रस्ट की रचना हो रही है। क्या हो रही है, यहां पर अगर हम बोलेंगे तो नवीन महासागरीय क्रस्ट निर्मित हो रहा है। और यहीं पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, जब इसके नीचे ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट का विनाश होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, महाद्वीपीय क्रस्ट का नवीन निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, महाद्वीपीय क्रस्ट का नवीन निर्माण हो रहा है। परेशान मत होइएगा, मैं पूरा एक साथ नहीं कवर कराऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लैग कर गए ना, तो फिर आने वाले एग्जाम में भी आप लोग लैग कर जाएंगे। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जितना हम लोगों को जरूरत है धीरे धीरे चलेंगे, जरूरी थोड़ा नहीं है भागना, ठीक, तो भागने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या है, नवीन क्रस्ट और नवीन महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट बनने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी में महाद्वीपीय एवं महासागरीय क्षेत्र नियत रहता है। यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आप लोगों का है, वो तीसरा पॉइंट जो आप लोगों के सामने आने वाला है कि नवीन क्रस्ट इस तरह से क्या होती है, जहां पर भी विनाश होता है, एक तरफ विनाश होता है और दूसरी तरफ नवीन संरचना का निर्माण होता है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये टेक्टोनिक प्लेटों के माध्यम से हो रहा है। जो प्लेटें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं निरंतर, यहाँ पर क्या आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि इस प्लेट को देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लेट अंदर जा रही है, एक प्लेट ऊपर आ रही है। तो जो प्लेट अंदर जा रही है ये कौन सी है, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और ये होती है महाद्वीपीय प्लेट। द्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगी। नॉर्मल सी बात है, जब ये आपस में टकराएंगी तो यहां पर क्या बन जाएगा, फोल्ड बनेगा। क्या बनेगा, जब ये आपस में टकराती हैं तो इस तरह की स्थलाकृति निर्मित कर सकती हैं। तो यहां पर क्या बनता है, वलित पर्वत, वलित पर्वत का निर्माण भी करती है, निर्माण
करती है। क्यों? क्योंकि जब भारी और हल्का आपस में टकराएंगे और नीचे ऊपर की बात आएगी, तो जब टक्कर होगी तो यहां पर क्या होगा, फोल्ड बनेगा, और जब फोल्ड बनेगा ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है यहां पर वलित पर्वत का निर्माण होगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जो इन 3 पॉइंटों की हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, पहला पॉइंट क्या था यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें, कह रहे थे कि सक्रिय मध्य महासागरीय कटक पर सागर नितल का प्रसरण एवं नई महासागरीय कृष्ट का निर्माण होता है। ठीक, तो नई महासागरीय कृष्ट का निर्माण कैसे हो रहा था, हम लोगों ने इसको भी देख लिया, यहां पर भी चीजों को समझने का प्रयास किया। ठीक, दूसरा है प्लेटों के अभिसरण से भारी प्लेट क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, और हल्की प्लेट उसके ऊपर आ जाती है, ये भी हम लोगों ने अभी समझा। तीसरा है कि नवीन स्थलाकृतियों या नवीन कृष्ट का निर्माण होता है, और दूसरी तरफ वहीं पर क्या होता है, विनाश की प्रक्रिया होती है। जहां विनाश होता है दूसरी तरफ निर्माण की प्रक्रिया होती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी चीजों में देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि पृथ्वी का बाह्य खंड क्या है, पृथ्वी का वह भाग दृढ़ खंड का बना हुआ। दृढ़ खंड इन द सेंस, पृथ्वी के अगर हम लोग बाह्य की बात करें तो यहां पर क्या है, महासागर और महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक, ठीक, अब हम लोग बात ये करते हैं कि पृथ्वी के जो दृढ़ खंड हैं इनको क्या कहते हैं, जो आकृति वाले हैं, जो विहीन आकृति के हैं, उनको हम लोग ही, उन्हीं दृढ़ खंडों को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट की संज्ञा देते हैं। किसकी? प्लेटों की संज्ञा के रूप में देखते हैं। तो पृथ्वी में दो तरह से अगर हम बात करें, तो पृथ्वी में अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी का स्थलीय भाग कई प्लेटों से निर्मित है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये मान ले, वहीं पर चलते हैं पैंजिया और पैंथालासा पे। अब यहीं से चलो तो यहां से आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये क्या था, ये हम लोगों का पैंथालासा था, लासा था, और ये पैंजिया था, पैंजिया था। अब देखो पैंथालासा और पैंजिया मतलब ये एक स्थल खंड था। क्या था? एक स्थल खंड था, और ये एक महासागर था, महासागर था। तो कॉमन सी बात है कि जब ये एक स्थल खंड और एक महासागर था, तो इसका मतलब है कि यहां पर पहले क्या रहा होगा, एक प्लेट रही होगी। यहां पर एक प्लेट थी, एक प्लेट, और जो ये स्थलीय भाग है यहां पर भी एक प्लेट रही है, एक प्लेट। लेकिन वर्तमान समय पर अगर हम लोग देखें, अब वर्तमान में आ जाओ, तो क्या है, अनेक महाद्वीप हैं, महाद्वीप हैं, और यहां पर क्या है, अनेक महासागर हैं, अनेक महासागर हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की बात करें तो प्लेटें भी क्या हो जाएंगी, एक की जगह अनेक प्लेटें वर्क करेंगी, अनेक प्लेट होंगी भाई। अनेक महासागर निर्मित हो गए, अनेक, इसके पैंजिया के टूटने के बाद और पैंथालासा के जैसे पैंजिया टूटा तो नॉर्मल सी बात है कि अलग अलग स्थलखंड विभाजित हो गए। अब जब अलग अलग स्थलखंड हो गए तो यहाँ पर अलग अलग महासागर निर्मित हो गए, और अलग अलग क्या हो गया, यहाँ पर अलग अलग भाग में महाद्वीप निर्मित हो गए। इतना पॉइंट तो सभी को पता है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है भाई। ठीक, अब देखो, ठीक है, इतनी चीज। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह आता है कि स्थलखंड में हम किसको शामिल करते हैं। जब हम स्थलखंड की बात कर रहे होते हैं
तो स्थल खंड में हम किसको शामिल करेंगे? कॉमन सी बात है, जब स्थल खंड की हम लोग बात करते हैं तो दो ही चीज को शामिल करते हैं, ठीक। एक तो आपकी क्रस्ट होती है, क्रस्ट या ऊपर पट्टी, क्योंकि स्थल खंड किसे कहेंगे? ये भी तो एक प्रश्न बन गया, क्योंकि इसके नीचे मेंटल भी है, फिर इसके बाद क्या है? निचला या निचली ऊपर पट्टी या निचली क्रस्ट। क्रस्ट के भाग में अगर हम लोग बात करें तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक। क्या हो जाएगा? ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी, इन्हीं दोनों को हम लोग यहां पर शामिल करते हैं कि नहीं? फिर जब यहां की बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि स्थल खंड में आपका दुर्बल मंडल भी आता है, क्या आ जाएगा? इतनी चीजें तो हम लोगों ने यहां पर स्थल खंड में पढ़ी थी कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, और निचले क्रस्ट के पास ही यहां पर क्या आप लोगों को दिखाई देता है? ऊपरी मेंटल का क्षेत्र। क्या आ जाता है? ऊपरी मेंटल। इसी के पास जो निचला आप लोगों की भूपर पट्टी होती है, जो स्थल खंड होता है, उसी के जस्ट नीचे हम लोगों का मेंटल होता है। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को जब हम शामिल करते हैं तो नॉर्मल सी इसे हम लोग कहते हैं अपना स्थल खंड। क्या कहते हैं? ये प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होता है? स्थल खंड कहलाता है। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार, ठीक, ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है? आपका स्थल खंड निर्मित हो जाता है। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें कि भाई ये वाला पार्ट इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीप, और ये क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। कॉमन सी बात है। तो एक चीज मुझे ये बताओ कि महाद्वीप और महासागर की यदि हम लोग मोटाई की बात करें तो क्या महाद्वीप और महासागरों की मोटाई एक जैसी आप लोगों को दिखाई देती है? अगर हम यहां पर भी देखें तो किसकी मोटाई आप लोगों को ज्यादा दिख रही है? अगर देखें तो इसकी मोटाई ज्यादा यहां पर दिख रही है और इसकी मोटाई यहां पर क्या है? हमें कम दिख रही है, ठीक। तो हम लोग कहते हैं कि लगभग 200 किलोमीटर की मोटाई इसकी होती है। किसकी होती है? महाद्वीप की मोटाई लगभग 200 किलोमीटर की होती है, लगभग याद रखिएगा। और जब महाद्वीप महासागरों की बात करते हैं तो ये कहते हैं 100 से लेकर 5 किलोमीटर तक, लगभग 100 से लेकर 5 किलोमीटर तक आपके महासागर की मोटाई होती है। मोटाई, इसीलिए मैंने आप लोगों को जब ड्रिलिंग प्रोग्राम बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम कहां से पता कर सकते हैं, तो महासागरों के क्षेत्र में आर्कटिक में आप लोगों को मैंने बताया था कि ड्रिलिंग हो रही, क्योंकि इसकी गहराई पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ड्रिलिंग करना आसान हो जाता है। नहीं तो हमें 200 किलोमीटर की गहराई पहले से तय करना पड़ेगा अगर हम ऊपर से छेद करेंगे। यहां पर क्या है कि 100 से 5 किलोमीटर तक, कहीं पर 5 किलोमीटर है, कहीं पर 100 किलोमीटर है इसकी डेप्थ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक। अब देखो
प्रश्न आया, एक प्रश्न यहां पर यह बना कि क्या क्या प्लेट महासागरीय एवं महाद्वीपीय ही होती है। ठीक, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि दो प्लेटों की हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो महासागरीय प्लेट और दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक महाद्वीपीय प्लेट होती है। प्लेट, दो प्लेटों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहां पर भी बात यह आएगी कि क्या ये दोनों अलग अलग ही रहेंगी या कोई ऐसी प्लेट होगी जिसका निर्माण महाद्वीपीय और ठीक, दो प्लेटें हैं अर्थात दो तरह की क्रस्ट हो गई। इसकी क्रस्ट क्या हो जाएगी, महाद्वीपीय क्रस्ट होगी, और इसकी क्रस्ट क्या हो जाएगी, अगर हम लोग बात करें तो ये महासागरीय क्रस्ट होगी। ठीक, तो दो तरह की क्रस्ट हमारे यहाँ पाई जाती हैं, एक तो महाद्वीपीय और महासागरीय। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी प्लेट में दोनों तरह की क्रस्ट पाई जाए? क्रस्ट हो सकती है जिसमें महाद्वीपीय क्रस्ट भी हो और महासागरीय क्रस्ट भी हो। क्या हो सकता है ऐसा? तो याद रखिएगा, किसी भी प्लेट की क्रस्ट महाद्वीपीय एवं महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भी हो सकती है, केवल इंडिविजुअल ही नहीं। तो एक तो इंडिविजुअल आपको समझ में आ गया कि महासागरीय क्रस्ट होगी, महाद्वीपीय क्रस्ट होगी, अथवा यहां पर क्या होगी, दोनों ही प्रकार की क्रस्ट एक साथ हो सकती है। याद रखिएगा, मतलब महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों तरह की क्रस्ट एक साथ भी हो सकती है। महाद्वीपीय और महासागरीय। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों तरह की क्रस्ट। ठीक है, यहां पर यह भी याद रखिएगा कि दोनों ही प्रकार की क्रस्ट एक साथ भी आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब तीन तरह की, एक होगी महासागरीय, महाद्वीपीय, और जहां पर महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रस्ट हो सकती हैं। ठीक है, यहां पर ये याद रखिएगा। अब दूसरी बात आती है, अब देखो, महासागरीय प्लेट एवं महाद्वीपीय प्लेट दोनों तरह की प्लेटें स्वतंत्र रूप से दुर्बल मंडल में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर नोट करिएगा, दोनों तरह की प्लेटें दोनों तरह की प्लेटें, अब दोनों तरह की मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं बार बार ओशियन प्लस कॉन्टिनेंटल, ठीक, दोनों तरह की प्लेटें दुर्बल मंडल पर
स्वतंत्र रूप से अलग अलग दिशा में गति करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को बांध के रखा है, सारी प्लेटें क्या हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करती हैं। अब बात यह आएगी कि भाई गति कैसे, कोई भी चीज अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई कोई भी प्लेट है, अगर हम मान लें कि ये क्या है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, ये क्या हो रहा है कि भिन्न भिन्न या अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं। लेकिन गति कैसे करेंगे, गति के लिए क्या चाहिए, अगर कोई भी प्लेट गति करेगी, गति के लिए उसे ऊष्मा की आवश्यकता होगी, गति की आवश्यकता होगी। ठीक, प्लेट के लिए, प्लेट को भिन्न भिन्न दिशा में जाने के लिए गति की आवश्यकता होगी। कॉमन सी बात है, ये आप भी समझते हैं कि किसी भी चीज की गति के लिए आवश्यकता गति होगी। गति के लिए क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भाई प्लेटों की गति के लिए क्या चाहिए, अगर हमारी बॉडी की बात कर लें, हम लोग कॉमन सी ABCD हम कुछ नहीं जानते, हम बल्लू टाइप के आदमी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। ठीक, तो यहां पर ये चीजें समझने वाली हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो इसका मतलब है स्पष्ट रूप से कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं मूव कर रहा हूं इधर से भी, तो इस मूवमेंट, इस गति के लिए कुछ तो चाहिए। वो क्या होती है, वो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, प्लेटों की गति कर रही है जो भिन्न भिन्न दिशाओं के जाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। ठीक, और गति की आवश्यकता के लिए किसकी आवश्यकता होगी कि भाई मूवमेंट कोई करेगा तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता। तो इसको, इन प्लेटों को ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है, प्रश्न तो यहां पर यह आएगा कि इन प्लेटों को ऊर्जा की प्राप्ति कहां से हो रही है। ये आपके मन में भी प्रश्न होगा, मेरे भी मन में प्रश्न आया कि भाई इनमें अगर हम ऊर्जा की प्राप्ति की बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि इन प्लेटों को ऊर्जा कहां से मिल रही है जो ये मूवमेंट कर रही है। सोचने वाली बात है, जरा सा आप लोग सोच के मुझे बताइए कि कोई भी प्लेटों की मूवमेंट कहां से होगी। ठीक, तो यहां पर जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, प्लेटों की गति की बात करते हैं, प्लेट की गति, और गति के लिए ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक, ऊर्जा के लिए अगर हम लोग देखें तो ये ऊर्जा कहां से मिल रही है, ये ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त हो रही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक, अब यहां पर मैंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्राप्त होती है। अब ये चीजें हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। देखो, हम लोगों ने जब अपनी क्लास में अभी डिस्कस किया था उस दिन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, मान के चलते हैं कि ये अपनी क्या है, क्रस्ट है, ये अपनी क्रस्ट है, और नीचे का जो भाग है उस भाग को यदि हम कनेक्ट करें
तो इसके नीचे अपना क्या है, यहां पर ये हमारा मेंटल का क्षेत्र है, ठीक है, मेंटल का क्षेत्र है। और ये क्रस्ट है हमारी, यहां पर क्या भरा हुआ है, लावा, ठीक। और मूवमेंट कौन दे रहा है, पृथ्वी की या महाद्वीपीय एवं हम लोगों ने बात की थी अभी कि पृथ्वी में महाद्वीपीय प्लस महासागरीय प्लेटें हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटें हैं, ठीक। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने बात की थी यहां पर, अभी से समझो कि ये वाला क्षेत्र जो है ये हमारा, इसमें महाद्वीप, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट है। जैसा कि हम लोगों ने इस पे देखा था कि महाद्वीप है और महासागर है। अब यहां पर बात आई कि ये प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, ये दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं, या ऐसे समझो इन प्लेटों में गति है, और गति के लिए क्या आवश्यक होता है, ऊर्जा। और ऊर्जा इनको कहां से मिल रही है, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। कहां से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। अब देखो इस पूरे क्षेत्र में क्या है, मैग्मा भरा है ना। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बस। तो एक चीज बताओ, कहीं पर प्लेटों का विनाश हो रहा है, और कहीं पर प्लेटों का निर्माण हो रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इन दोनों सिचुएशन के आधार पर बात करें, तो अभी हम और कुछ नहीं सोच रहे, बस इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कहीं विनाश हो रहा है तो कहीं निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में
ऊर्जा का स्थानांतरण अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा का स्थानांतरण अलग अलग है, अलग अलग है। कॉमन सी बात है, जहां पर विनाश हो रहा है वहां पर ऊर्जा क्या हो रही होगी, ज्यादा होगी। जहां पर निर्माण हो रहा होगा ऊर्जा कम होगी, या जहां निर्माण होगा वहां ऊर्जा ज्यादा होगी। तो समझो, जहां पर निर्माण क्रिया हो रही होगी वहां पर ऊर्जा की प्राप्ति ज्यादा होगी, और जहां पर विनाश हो रहा होगा वहां पर ऊर्जा कम प्राप्त होगी। मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ऊर्जा का भी स्थानांतरण अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो जाएगा, ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्थानांतरित होती है। अब दूसरी बात है कि ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होगी। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण किनके माध्यम से होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ऊर्जा के स्थानांतरण की बात करते हैं तो इसको भगोना समझ लिया जाए। अब इसको भगोना समझ, और भगोने के पानी को गर्म करो, ठीक, और ढक्कन लगा दो। तो जहां से उसे जगह मिलेगी बाहर निकलने का, तो भाप उधर से निकलने लगेगी, भाप उधर से निकलेगी, ऊपर हवा झटका मारेगा। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, लेकिन स्थानांतरण करता कौन है, जो हम लोगों ने संवहनीय प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, अगर हम इस भाग के तापमान की बात करें तो मैग्मा के टेम्परेचर का, या हम लोग मैग्मा के बात करें, मतलब मेंटल की बात जब हम लोग करते हैं तो मेंटल में ऊष्मा कितनी होती है, 1900 से लेकर 2900 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर ऊर्जा होती है। जब 1900 से लेकर 2900 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर होगा तो नॉर्मल सी बात है भाप बनेगी, और भाप कैसे चल रही होगी, वो किसी न किसी तरंगों के माध्यम से चलती है। कॉमन वे पे समझने वाली बात है कि यहाँ पर जब इतना तापमान है तो तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो यहां से जो तरंगे चलती हैं उनको हम लोग कहते हैं संवहनीय तरंगे। क्या कहते हैं, संवहनीय तरंगे। इनको कहा जाता है संवहनीय तरंग, कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, संवहनीय तरंग या कन्वेक्शनल करंट। तो ये क्या करती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। क्या करती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। और ये सभी कहां चल रही हैं, आप लोगों के
ऊपरी मेंटल में। कहां पर? ऊपरी मेंटल में। इसीलिए कहा गया कि जो प्लेट टेक्टोनिक में मेंटल की बात की गई, इसमें वो स्थल मंडल की हम लोगों ने अभी बात की थी ना, यहां पर टेक्टोनिक में हम लोगों ने जब स्थल मंडल की चर्चा की थी, तो स्थल मंडल में ये आपकी क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल को हम लोगों ने कहा था स्थल मंडल। ठीक, अब यहां से क्या होगा कि यहां पर जो प्लेटें हैं, जो आप लोग यहां पर प्लेटें देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, तो इनके प्रवाह के लिए जो ऊष्मा आती है, जो ऊर्जा इनको प्राप्त होती है, वो ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? आंतरिक भाग से। आंतरिक भाग से, किसके आंतरिक भाग से? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। और आंतरिक भाग में ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? संवहनीय तरंगे। संवहनीय तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण कर रही है, जिसके कारण प्लेटों में निरंतर गति होती रहती है। अर्थात पृथ्वी पर स्थित प्लेटें स्थिर नहीं है। पृथ्वी पर स्थित प्लेटें स्थिर ना होकर गतिशील हैं। अब यहां पर बात आएगी कि कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आखिर गतिशील के प्रमाण क्या। ठीक, तो कॉमन सी बात है, जब गतिशील के प्रमाण की बात की जाती है, तो हम लोगों का जब स्थल खंड की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर चीजें समझने वाली हैं कि जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं प्रमाण क्या है, तो प्रमाण की बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले क्या था? पैंजिया। पैंजिया था। पैंजिया का विभाजन होता है, और विभाजन होता है तो लारेशिया बनता है, और दूसरा गोंडवाना बनता है। और फिर इसके बाद इसका विभाजन कई भागों में होता है। इसका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, आर्कटिक, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अगर इन प्लेटों का इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण ना होता, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम होती, या फिर इन प्लेटों के बीच की दूरी होती ही नहीं। स्थिर भाव होता तो नॉर्मल सी बात है, टूटने के बाद वहीं पर होता, जो जहां पर टूटा है वहीं पर पड़ा रहता है ना। इसका मतलब है कि जब ये प्लेटें टूटी तो इनमें क्या हो गया है? एक प्लेट निर्मित हो गई, और ये छोटे छोटे बड़े बड़े स्थल खंड के रूप में क्या होने लगे? तैरने लगे। और इन पर जो
ऊर्जा की मात्रा थी जो इनको मूवमेंट कराने का काम था वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कर रही थी। दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये जो स्थिति आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट सब अलग अलग दूर दूर हो गए हैं, लेकिन ये कॉन्टिनेंट्स फिर से अगर इनको देखा जाए तो ये धीरे धीरे लगातार एक दूसरे के करीब फिर से आने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट्स जो आप लोगों को अभी दिखाई दे रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट्स पहले जैसे दूर हुए थे वैसे फिर से पुनः पास आ रहे हैं। आने वाले कई लाखों करोड़ों वर्षों बाद आप लोग देखेंगे फिर से एक पैंजिया का निर्माण हो जाएगा और एक ही पैंथालासा निर्मित होगा। तो यहां तक की स्टोरी में आप लोगों को कि पृथ्वी के टूटने के बाद जो स्थलखंड टूटा उसमें जो मूवमेंट आप लोगों ने देखा, तो वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि नहीं भैया इनकी मूवमेंट हुई होगी। और ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से भी हम लोग ये बात कह सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई सभी लोगों को। ठीक, इतनी चीजें अब आप लोगों को क्लियर हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है भाई कि गति किससे हो रही है, तो संवहनीय धाराओं के माध्यम से यहां पर आप लोगों को गति प्राप्त हो रही है। ठीक, अब प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो यहां पर क्या है कि जहां पर भी महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें क्या होगी, आपस में ठीक इतनी चीजें हम लोगों ने बात की हैं। अब ये प्रमाणित तो हो गया कि भाई ये चीजें हैं। तो हमारी पृथ्वी में यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो सबसे पहले कुछ बड़ी प्लेटों की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। अब इसको मिटाइए, अब मिटाने के बाद क्योंकि मेरे पास एक ही मैप है, मैं सारी चीजें इन्हीं पे आप लोगों को समझाता हुआ चलना है मुझे, तो यहीं पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग यहां पर प्लेटों की चर्चा करें तो आपकी आर्कटिक प्लेट होगी। ठीक, आर्कटिक प्लेट ऊपर वाली प्लेट है। तो आर्कटिक प्लेट कॉमन सी बात है, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। उत्तरी अमेरिका प्लेट, अमेरिका की प्लेट, ठीक, उत्तरी अमेरिका की होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि दूसरी क्या हो जाएगी, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट होगी, कॉमन सी बात है। ठीक, उत्तरी हो गई, दक्षिणी हो गई। अब दक्षिणी के बाद हम लोग पैसिफिक या प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात करेंगे। किसकी, प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाएगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो पूरी की पूरी प्लेट है ये कौन सी है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हो जाएगी आप लोगों की। फिर इसके बाद आपकी अफ्रीका है तो अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी, प्लेट हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपका न्यूजीलैंड भी पिद्दी से दिख रहा होगा, ये कई बार इसे कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट भी कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। अब दूसरी एक प्लेट यहां पर आप लोगों को बड़ी सी दिख रही है जिसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। क्या कहा जाता है, यूरेशियन प्लेट,
ठीक, नीचे क्या है, नीचे की तरफ जाएंगे तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक, ये है हमारी कुछ बड़ी प्लेटों की जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ी प्लेटों की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। तो नॉर्मली ये 8 बड़ी प्लेटें हैं, इसके अलावा भी हमारी कई छोटी प्लेटें हैं, उनको भी नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 कोको प्लेट या कोकस, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, नाजका प्लेट। नेक्स्ट अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम अरेबियन प्लेट के बाद, फिलीपींस कैरेबियन, फिलीपींस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, प्लेट और फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस तरह से कई बड़ी 8 बड़ी और कई बार चर्चा आती है कि 16 छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक, तो यहां पर 8 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें यहां पर आपके पृथ्वी पर पाई जाती हैं और हर क्षेत्र में छोटी 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 बहुत ढेर सारी प्लेटें हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्लेटों की हम लोगों ने चर्चा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ छोटी प्लेटों की चर्चा की है। ठीक, यहां से आगे हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतनी चीजें आप लोगों को स्थिर भाव से समझ में आई हैं, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा मुझे, और कोशिश करिएगा कि पूरे वीडियो को समझते हुए नोट्स जरूर बना लीजिएगा। मैं 100% कह रहा हूं, इस बार एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाने वाले हैं। अभी इसके आगे के टॉपिक पे कम से कम नहीं 2 से 3 क्वेश्चन और वहां पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि चीजें आप लोगों के पास एक परफेक्ट फ्रेम में। तो मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, अगली वीडियो पे हम लोग सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।